दोस्तों आज हम लोग बीपीएससी एडीओ और जो सीजीएल का एग्ज़ाम होने वाला है बिहार में, उसके लिए घटना चक्र का जो पॉइंटर आता है, जीएस का पॉइंटर 2025 का दिया हुआ है, जो पूर्वालोकन का सार है। मैंने जितना एग्ज़ाम पीछे पूछा गया उसको वन लाइनर के रूप में इसमें दिया हुआ है, उसी का हम लोग आज इतिहास में मध्यकालीन इतिहास करेंगे। इसके पहले हमने आधुनिक भारत को पढ़ चुका है, जिसका 2 वीडियो है। आप उसको हमारे इसका प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, जीएस पॉइंटर के प्लेलिस्ट में। तो चलिए आज हम लोग मध्यकालीन भारत शुरू करते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास। सबसे पहले भारत में मुस्लिम आक्रमण। पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईसा पूर्व में। मोहम्मद साहब की मृत्यु हुई थी 632 ईस्वी में। मक्का है सऊदी अरब में। मक्का कहाँ है? सऊदी अरब में है। हिंद भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग किया था अरबों के द्वारा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय की गई थी 712 ईस्वी में। कुतुबिन ऐबक, मोहम्मद गजनवी, मोहम्मद बिन कासिम तथा मोहम्मद गौरी में से भारत का प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पे आक्रमण करने वाले सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के। कहाँ के थे? अरब के थे। चंचनामा के अनुसार 6वीं से लेकर 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी थी। सिंधु देश की राजधानी अरोड़ थी। चंचनामा के अनुसार। चंचनामा का फारसी अनुवाद किया था मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी द्वारा। चंचनामा का फारसी अनुवाद किसने किया था? मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी द्वारा। गाजी राजवंश के संस्थापक कौन है? तो अलप्तगीन है। गजनी राजवंश के संस्थापक कौन है? अलप्तगीन है। वह चंदेल शासक जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ तो वे थे विद्याधर। वह चंदेल शासक जो मोहम्मद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था वो विद्याधर थे। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 17 बार। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो उतबी था। मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उतबी था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित है महमूद गजनवी के दरबार से। शाहनामा का जो लेखक फिरदौसी है वो संबंधित है मोहम्मद गजनवी के दरबार से। प्रसिद्ध महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान था अलबरूनी। अलबरूनी भारत आया था 11वीं शताब्दी ईस्वी में। अलबरूनी भारत कब आया था? 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में आया था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अलबरूनी था। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अलबरूनी था। अलबरूनी के विषय में सत्य कथन क्या है? उसका ग्रंथ उस समय के जीवित भारत से प्रभावित था। वह संस्कृत का विद्वान था और त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। वह तो अलबरूनी के विषय में क्या है? उसका ग्रंथ उस समय के जीवित भारत से प्रभावित था और वह संस्कृत का विद्वान था और त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। मोहम्मद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था किसने? भीमदेव प्रथम ने कराया था। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्मित किए थे मोहम्मद गजनवी ने। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीता था वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मध्य एशिया का शासक जिसने 1192 में उत्तर भारत को जीत लिया वो कौन था? शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम पराजित किया था भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी को पराजित किसने किया था? भीम द्वितीय या मूलराज द्वितीय ने। मोहम्मद गौरी ने जयचंद्र को पराजित किया था चंदावर के युद्ध में 1194 ईस्वी में। वह युद्ध जिसने प्रथम भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना कराई, तराइन का द्वितीय युद्ध था वो। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम क्या है? सबसे पहले मोहम्मद गजनी, फिर मोहम्मद गौरी, फिर चंगेज खान, फिर तैमूर आता है। वह मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है वो मोहम्मद गौरी है। भारत में मोहम्मद गौरी के प्रथम अक्ता प्रदान किया था कुतुबिन ऐबक को। भारत में मोहम्मद गौरी को प्रथम अक्ता प्रदान किया था कुतुबिन ऐबक को। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल बिहार पर विजय प्राप्त किया था वो कौन था? मोहम्मद गौरी का दास था। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? इब्न बख्तियार खिलजी है। बिहार में तुर्क सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन है? इब्न बख्तियार खिलजी है। नालंदा विहार का विध्वंस किया था बख्तियार खिलजी ने। नालंदा के विहार का विध्वंस किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। भारत में तुर्की आक्रमण के विषय में सत्य कथन क्या है? भारत में तुर्की आक्रमण सफल हुए। उत्तर भारत की राजनीतिक एकता नहीं थी, इसी कारण। अब आ जाइए दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था?
कुतुबिन ऐबक था, दिल्ली सल्तनत का सुल्तान। यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है वो कौन है? कुतुबिन ऐबक है। कुतुबिन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा है अजमेर के राजस्थान में है। प्रसिद्ध कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान दिया था कुतुबिन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक ने। कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा किया था इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा कराया था? इल्तुतमिश के द्वारा। कुतुबिन ऐबक की राजधानी थी लाहौर। कुतुबिन ऐबक की राजधानी क्या थी? लाहौर थी। सुल्तान कुतुबिन ऐबक की मृत्यु हुई थी चौगान की क्रीड़ा के दौरान। अश्व के गिरने के पश्चात दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली के अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया वो इल्तुतमिश। जिसने नियमित सिक्के भी जारी किए और दिल्ली को राजधानी भी घोषित किया था इल्तुतमिश ने। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इल्तुतमिश था। मुस्लिम शासक जिसका साम्राज्य दारुल इस्लाम का एक भाग माना जाता है वो कौन है? इल्तुतमिश का है। गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को। तजाउद्दीन यादोज, नशाउद्दीन कुबचा, अली मर्दाना, मलिक अल्तुनिया में से इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी कौन नहीं था? कौन कौन था? तियाजुन यादुर था, निजाउद्दीन कुबचा था, अली मर्दाना था। मध्यकालीन भारत का प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था इल्तुतमिश के काल में। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तेमुचिन। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान भागोड़ खलदरिया युवराज की खोज में सिंधु नदी तक पहुंच गया था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था मलिक जानी को। रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने का हाथ था तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्तायुक्त करने का हाथ किसका था? तो तुर्कियों का था। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा गया उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी वो था बलबन। बलबन के बारे में सही कथन क्या है? बलबन अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। बलबन उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित रखना चाहता था। भारत का प्रथम मुस्लिम शासक जिसने शासन के सिद्धांतों को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादित किया वो बलबन था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण की थी जिल्ह-ए-इलाही की उपाधि। जिल्हला शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? वह था बलबन। जिल्लाहा का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो बलबन के द्वारा किया गया था। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नौरोज का प्रारंभ किया था बलबन ने। सुल्तान बलबन के महत्वपूर्ण कार्य क्या था? नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने तुर्क के चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। नोट, नरसुद्दीन मोहम्मद ने उसे उल्गू खां की उपाधि दी थी। सुल्तान बलबन को नरसुद्दीन मोहम्मद ने इसे उल्गू खां की उपाधि दी थी। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक लिखाया था बलबन ने। खलीफा का सहायक किसे कहा गया? बलबन ने। वह सुल्तान जिसने एक अलग विभाग आरिज स्थापित किया था वो बलबन था। तुर्गिल खां के विद्रोह किया था बलबन के शासन में। तुगारिल खां ने विद्रोह किया था बलबन के शासनकाल में। अब आ जाइए खिलजी वंश। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया अलाउद्दीन खिलजी था। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने सिकंदर ए सानी की महान उपाधि धारण की थी अलाउद्दीन खिलजी था। जब उसने राजस्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों के आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के बारे में कहा है? अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा है। अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई वो जफर खां था। रानी पद्मामणि का नाम अलाउद्दीन के चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है जिसके पति का नाम था राणा रतन सिंह। तो पद्मिनी के नाम का पति का क्या नाम था? राणा रतन सिंह। हजार दीवानी के नाम से जाना जाता है मलिक काफूर को। हजार दीवानी के नाम से किसे जानते हैं? मलिक काफूर को जानते हैं। मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है। इसे खरीदा था नुसरत खान ने। मलिक काफूर को खरीदा किसने था? नुसरत खान ने खरीदा था।
अलाउद्दीन के दक्षिण अभियान का उद्देश्य क्या था? धन की प्राप्ति करना। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव थे। देवगिरी का शासक कौन था अलाउद्दीन के समय? रामदेव थे। रणबथौर हमीर देव। चित्तौड़ राणा रतन सिंह। देवगिरी राजा रायचंद्र देव। देवगिरी के राजा रायचंद्र देव। गुजरात का कर्णदेव थे। गुजरात में कर्णदेव थे। अलाउद्दीन खिलजी के विजयों का कार्यक्रम देखा जाए तो गुजरात को 1299 में, रणबथौर को 1301 में, चित्तौड़ को 1303 में, वारंगल को 1310 में। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने फसल की नपाई का आधा राजस्व के रूप में दावा किया वो अलाउद्दीन खिलजी था। वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि के अधिक पैमाने में विकसित हुई है वह है अलाउद्दीन खिलजी। प्रांतों के गवर्नर के अधिकारों को समाप्त किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधारक लागू किया वह कौन था? तो वह अलाउद्दीन खिलजी था। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ किया वह अलाउद्दीन खिलजी था। बाजार कीमतों को नियंत्रित करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी के प्रयास किया था, बहुत सफलता प्राप्त की थी। वह सुल्तान जिसने साम्राज्य की सीमाओं की रक्षा हेतु एक विशेष सेना को नियुक्त किया वह अलाउद्दीन खिलजी था। रियासत और उसके जैसे देवगिरी रामचंद्र देव या शंकर देव, वारंगल प्रताप रुद्र देव द्वितीय थे, होयसल वीर वालल थे, मदुरा वीर पांड्या थे। दिल्ली सल्तनत का वह शासक जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया मुबारक खिलजी था। दिल्ली के मूल्य नियंत्रण लागू किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। धरी अथवा गिरिकर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की थी अलाउद्दीन ने। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा थी रावी नदी। 1306 में अलाउद्दीन खिलजी और दिल्ली का सुल्तान और मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? रावी नदी थी। अब आ जाइए तुगलक वंश। अलाउद्दीन खिलजी का सेनाध्यक्ष तुगलक वंश के संस्थापक और प्रथम सुल्तान बना गाजी मलिक था, जिसे गियासुद्दीन तुगलक कहा गया। कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 14वीं शताब्दी का पहला शासक होने का श्रेय दिया जाता गियासुद्दीन तुगलक को। खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश, तुगलक वंश में सर्वाधिक समय तक देश में राज्य किया था तुगलक वंश ने। कौन सबसे अधिक समय तक राज्य किया था? तुगलक वंश किया था। दिल्ली सल्तनत में सर्वाधिक विद्वान जो खगोल शास्त्र, गणित, आयुर्वेद सहित अनेक विद्याओं में माहिर था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। दीवाने अमीर कोही का नया विभाग जिस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया वह मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की और फसल चक्र की योजना बनाई थी वो मोहम्मद बिन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया था दौलताबाद। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने दिल्ली राजधानी से कौन ले गया था? दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया था। मोहम्मद बिन तुगलक का प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई थी। मुद्रा निगरण और उचित नियंत्रण नहीं था। इस कारण मूर देश मोरक्को अफ्रीका का यात्री इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है इब्न बतूता ने। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण किसने दिया है? इब्न बतूता ने दिया है। होली त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक है। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहासकार बदरौनी ने कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से, प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई है, मोहम्मद बिन तुगलक। किसने कहा था ये? इतिहासकार बदरौनी ने कहा था ये। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारी की सामर्थ्य रोजगार कार्यालय की स्थापना किया वो फिरोज शाह तुगलक था। दिल्ली के सुल्तान जो दान दीक्षा के बारे में काफ़ी ध्यान रखता था और उसने एक विभाग दीवान खैरात की स्थापना किया, फिरोज शाह तुगलक था। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे तो वो फिरोज शाह तुगलक था। सही कथन। फिरोज तुगलक ने गुलामों के लिए एक अलग विभाग दीवान बदगान की स्थापना किया था। दीवान बदगान की स्थापना गुलामों के लिए किया था। इसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पे बैठा था फिरोज तुगलक। गुलामों का एक अलग विभाग की स्थापना किया था फिरोज तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत के नहरों में सबसे बड़े जाल के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है वो है फिरोज शाह तुगलक है।
हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन है? तो फिरोज शाह तुगलक है। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया वो फिरोज शाह तुगलक था। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता साधने के लिए उपाय किया था वो था फिरोज शाह तुगलक, जिसने फलों की गुणवत्ता जांचने के लिए उपाय किया था। टेपरा तथा मेरठ में 2 अशोक स्तंभ दिल्ली लाया गया था फिरोज शाह तुगलक ने। वह दिल्ली का वह सुल्तान जिसने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उसके दोनों संप्रदाय के लोगों को एक दूसरे के विचारों को बेहतर समझ सकेंगे, फिरोज शाह तुगलक ने अनुवाद विभाग की स्थापना किया था। अनुवाद विभाग किसका था? फिरोज शाह तुगलक का था। फिरोज तुगलक ने नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद कराया था। अजीउद्दीन खान ने राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज शाह तुगलक था। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफ़ा क्या था? एक खैराती अस्पताल था। दारुल सफ़ा क्या था? फिरोज शाह तुगलक द्वारा एक खैराती अस्पताल था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद हुआ। वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर का आक्रमण हुआ था वह था नसरुद्दीन मोहम्मद था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत का राज्य स्थापित हो गया था सैयद वंश पे। किस पे स्थापित हो गया? सैयद वंश पे। फिर आता है लोधी वंश। लोधी वंश के अफगान मूल के थे? तो लोधी वंश जो था वो अफगान मूल का था। लोधी वंश कहाँ का था? अफगान मूल का था। दिल्ली की राजगद्दी पे अफगान शासकों का सही क्रम क्या? तो बहरोल खान लोधी 1491 से 1479 तक, फिर सिकंदर लोधी 1479 से 1517 तक, इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था खातौली के युद्ध में। महाराणा सांगा को ने इब्राहिम लोधी को कहाँ परास्त किया था? खातौली के युद्ध में परास्त कर दिया था। वह मध्ययुगीन सुल्तान जिसने आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है वो कौन थे? वे सिकंदर लोधी को जाता है। गुरुमुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किया था सिकंदर लोधी ने। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है सिकंदर लोधी को। दिल्ली के शासक का सही क्रम क्या है? तो गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश है। बलबन और गुलाम वंश का देखो, बलबन था गुलाम वंश का, कुतुबुक ऐबक था, इब्राहिम लोधी तथा इब्राहिम लोधी नहीं था, इल्तुतमिश सब गुलाम वंश का था, जबकि इब्राहिम लोधी लोधी वंश का था। फिर आता है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हुआ था। वह शासक जिसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नगर की स्थापना की, उसे देवता का प्रतिनिधि के रूप में स्वराज्य का शासन करने का दायित्व दिया है, जिसके बारे में माना जाता है कि कृष्णा नदी के दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है, वो हरियर प्रथम थे। शासक राजवंश संगम सालू तलु वंश संबंधित है विजयनगर से। कौन कौन है? संगम सालू तलु संबंधित विजयनगर साम्राज्य से। अपनी मुद्रा विजय कृति के लिए अपने पति की विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन है? गंगा देवी। फिर देखो, अपना मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय के अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री है गंगा देवी। विजयनगर का वह पहला शासक जिसने बहमीनों से गोवा को छीना वो हरिहर द्वितीय थे। नरसिंह तालु ने संगम वंश का अंतिम क्रिया और राज सिंहासन छीनकर सालू वंश प्रारंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम तालु शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरावर्ती उनके अनुज कृष्णदेवराय थे और कृष्णदेवराय के उत्तरावर्ती उसके चचेरे भाई अच्युत देवराय थे। फिर से एक बार, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत था। नरसिंह सालू से संगम वंश का अंत हुआ और राज सिंहासन छीनकर सालू वंश के आरंभ हुआ। वीर नरसिंहन अंतिम सालू शासक के गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरावर्ती उसके अनुज कृष्णदेवराय थे और कृष्णदेवराय के उत्तरावर्ती उसके चचेरे भाई अच्युत देवराय थे। फिर आता है विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के युद्ध में जिस राजा के साथ लड़ा था वे थे कुली कुतुब शाह। मध्यकालीन भारत का वह शासक जिसने पुर्तगालियों को भटक में एक किला बनाने की अनुमति दी थी वो कृष्णदेवराय थे। कृष्णदेवराय ने दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो 8 तेलुगु कवि थे। वह शासक जिसने आंध्र भोज भी कहा जाता है वो कृष्णदेवराय है। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन स्वर्ण युग कौन है? तो तेलुगु साहित्य का है। कृष्णदेवराय की स्थापना किया था नागरपुल नदी में। कृष्णदेवराय की स्थापना किसने किया था? नागरपुल नगर में। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित हुआ था विजयनगर के राजा देवराय द्वितीय ने।
कृष्णदेवराय द्वारा आंध्र कविता आंध्र कविता के पितामह की उपाधि दी जाती है अलसानी पेंडुना को। कृष्णदेवराय द्वारा आंध्र कविता के पितामह की उपाधि दी गई है अलसानी पेंडुना को। कृष्णदेवराय के दरबार में कवि मल्लन राय ने भाव चित्र रत्न और वैल से वीर शैवलामृत ग्रंथ की रचना की है कन्नड़ भाषा में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था कृष्ण द्वितीय के राज्यकाल में। निकोली कोटी था इटली का एक यात्री जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोली कोटी क्या था? इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर की यात्रा की थी। विजयनगर साम्राज्य में जिस एक शासक ने तुंगभद्रा नदी पर एक विशाल बांध निर्मित किया और नदी की राजधानी नगर के कई किलोमीटर लंबी एक नहर और कुलिया का निर्माण किया, वह शासक था देवराय प्रथम। पुर्तगाली लेखक नूनीज के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में महिलाओं के निपुण थी कुश्ती, ज्योतिष शास्त्र, लेखांकन और भविष्यवाणी में। कुंभन, कुटुन, नयन और टिक्कन में महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात था नयन और टिक्कन। वैदिक ग्रंथों में भाष्यकार, सारण और आश्रय प्राप्त है विजयनगर के राजाओं को। 1565 में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर में। अहमदनगर, बीदर और गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच। तालीकोटा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? विजयनगर और बीजापुर में। अहमदनगर, बीदर और गोलकोंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच में। जब राजा बेडियार ने मैसूर के राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वेंकट द्वितीय था। विजयनगर का शासक कृष्णदेव की काराधन व्यवस्था की विशेषता थी। क्या क्या विशेषता थी? विजयनगर के शासक कृष्णदेव की काराधन की क्या व्यवस्था थी? भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी तथा कारखानों में निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। वह स्थान जहाँ खंडहर विजयनगर के प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करता था वो हम्पी है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी जिस नदी के तट पर स्थित थी वह नदी है तुंगभद्रा की। विजयनगर का शासक जिसने चीन की सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा वो बुक्का प्रथम थे। कौन थे? बुक्का प्रथम थे। प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ के संबंध दरबारी किसका था? तो देवराय द्वितीय का था। वह राजा जिसने कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण में एक विशिष्ट अभिलक्षण किसका है? तो विजयनगर का है। प्रसिद्ध विजय विठ्ठल मंदिर जिसने 56 दीक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकाला वह अवस्थित है हम्पी में। विजयनगर काल में दक्षिण भारत के नृत्य परंपरा की पहली बार विकास हुआ था यक्षगान में। कहाँ हुआ था? यक्षगान में। फिर आता दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत के शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर सुल्तान थे तुर्क वर्ग के। दिल्ली सल्तनत संबंधित सत्य कथन क्या है? दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। इक्ता प्रणाली अरब की मौलिक प्रणाली थी। सल्तनत काल में सैन्य विभाग का प्रमुख दीवान खारिज कहलाता था। इक्ता क्या थी? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी जिसमें सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व के सैनिक रखने पड़ते थे। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में आकार की दृष्टि से सही आरोही क्रम क्या है? परगना, सरकार, फिर सूबा। सबसे बड़ा परगना होता था, उसके बीच में सरकार और सबसे लास्ट में सूबा होता था। आरोही क्रम में नहीं, परगना सबसे छोटा, उससे बड़ा सरकार और सबसे बड़ा सूबा होता था। यह आरोही क्रम दिया ना, हमने छोटा से बड़ा में जा रहे हैं। इसके बाद आइए विभाग और उसके संस्थापक कौन कौन थे। दीवाने बदगना फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। दीवाने अर्ज बलबन ने। मुख्त राज अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, राजस्व विभाग है मुख्त राज। दीवाने अमीर कोही मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, कृषि विभाग था। दीवाने खैरात फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था, दान विभाग था ये। दीवाने रिसालत अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, बाजार नियंत्रण का यह विभाग था। फिर आता है विभाग का कार्य देखा जाए तो दीवाने अर्ज सेना विभाग से संबंधित था। दीवाने रिसालत धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेशी विभाग से संबंधित था। दीवाने ईसा सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित था। दीवाने वजालत वित्त मामलों से संबंधित था। दीवाने वजालत। फिर आता वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्सव हुआ था, तुगलक वंश था। मध्यकाल का सरकार का समग्र संरचना का विलय था फारस, अरब, तुर्क का मंगोल, भारतीय तत्वों का।
भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करते थे। खराज, उस्र या मुक्तई। क्या लिखा? भूमि उत्पाद पर लगने वाले कर को क्या कहते थे? खराज कहते थे, उस्र कहते थे, मुक्तई कहते थे। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने एकता व्यवस्था को प्रारंभ की थी वो इल्तुतमिश था। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? तो वो चौधरी था। दिल्ली सल्तनत के दौरान मुकद्दर या चौधरी पद का इस्तेमाल किया जाता था गांव के सरपंच के लिए। सब पर कर लगाया जाता था सिंचाई कर। जवाबीत का संबंध था राज्य कानून या धर्मनिरपेक्षता से। हदीस एक क्या था? इस्लामिक कानून था। हदीस है एक क्या है? इस्लामिक कानून है। खरीदादार कौन था? फरमानों को भेजने वाले अधिकारी को खरीदादार कहते थे। सल्तनत काल में फवावीज का अर्थ क्या होता था? इक़्तिदारी द्वारा सरकारी खजाने में जमा होने वाली राशि को। सल्तनत काल के दो प्रमुख मुद्राएं जीतल और टका। टका का नामक चांदी का सिक्का चलाया जाता था इल्तुतमिश के द्वारा। टका कौन चलाता था? इल्तुतमिश के द्वारा। सल्तनत काल में सिक्के टका, ससगनी और जीतल थे क्रमशः। टका क्या था? चांदी का। सिसगनी क्या था? चांदी का। और जीतल किसका था? तांबा का था। बगदाद का अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित है मोहम्मद मसूर शाह के सिक्कों पर। बगदाद के जो अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किसमें अंकित है? अलाउद्दीन महमूद शाह के सिक्कों पर। फिर आता दिल्ली सल्तनत और कला स्थापत्य। भारत के कागज का प्रयोग प्रारंभ हुआ था 12वीं शताब्दी। भारत में कागज का प्रयोग कब प्रारंभ हुआ? तो 12वीं शताब्दी में। अलाई दरवाजा का निर्माण कराया गया था अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने। घोड़े की नाल के आकार के मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था अलाई दरवाजा में। इसके बाद कुतुबिन ऐबक दिल्ली कुतुबिन वह जिसने कुतुब निर्माण में योगदान दिया था कुतुबिन ऐबक इल्तुतमिश ने। और फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार बनवाने में योगदान दिया पर अलाउद्दीन खिलजी नहीं था। वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया गया वो फिरोज शाह तुगलक था। भारत मध्य भारत की मीनारों में के बारे में सही कथन क्या है? तो 15वीं है। मध्य भारत में मीनारों के बारे में सही कथन क्या है? 15वीं 210 फीट ऊंची एक पतली मीनार है जो 4 मंजिलों में विभाजित है। भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ वो है बलबन का मकबरा। भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ है वो कौन सा है? वो है बलबन का मकबरा। प्रथम वास्तविक मेहराब जिस सल्तनत कालीन स्मारक को दर्शाता है वो बलबन के मकबरे में है। बलबन के मकबरे में है। फिर आता है सुल्तानगढ़ी इल्तुतमिश में। लाल महल बलबन में। जमात खान मस्जिद खिरज खान का है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबिन ऐबक का है। हिंडला महल गयासुद्दीन खिलजी का है। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी का है। लाल दरवाजा मस्जिद बीबी राजे का। फिर से सुल्तानगढ़ी किसका है? इल्तुतमिश का है। लाल महल बलबन का है। जमात खाना मस्जिद खिरज खान का है। 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबिन ऐबक का है। हिंडोला का महल गयासुद्दीन खिलजी का है। जहाज महल गयासुद्दीन खिलजी का है। लाल दरवाजा का मस्जिद बीबी राजे का है। इन स्थापत्य के निर्माण का सही कालक्रम क्या है? तो कुतुब मीनार, तुगलकाबाद किला, लोधी गार्डन, फतेहपुर सीकरी। कृति स्तंभ प्रस्तावित के रचयिता कौन है? अत्रि और महेश है। चित्तौड़ के कृति स्तंभ का निर्माण कराया है राणा कुंभा के शासनकाल में। दिल्ली में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है। जौनपुर में अटाला मस्जिद है। मालवा में जहाज महल है। गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। वास्तुकला शैली में देखा जाए तो मेहराब की निचली सतह के कलमकरी के झारड़ दिया है खिलजी ने। अष्टभुज मकबरे का उदय हुआ है तुगलक के समय। स्तंभों के बोधगई का प्रयोग किया है विजयनगर में। झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार है सरकी में। कहाँ है? सरकी में है। दिल्ली सल्तनत का साहित्य। किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? अलबरूनी है। तूती ये हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ है कासगंज के पाटिल में। अमीर खुसरो के अग्रामी की भूमिका निभाई है खड़ी बोली के विकास में। दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा है अमीर खुसरो और शेख निजामुद्दीन औलिया ने। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो के दरबार में रहे हैं अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो एक क्या था? कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ था। नई फारसी काव्य शैली सबक हिंदी और हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? तो अमीर खुसरो है। हिंदी और फारसी दोनों भाषाओं के विद्वान कौन थे? तो अमीर खुसरो थे हिंदी और फारसी के। सत्य कथन है हिंदू देवी देवताओं और मुस्लिम संतों की प्रशंसा से रचित ग्रंथों का संग्रह किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय द्वारा लिखा गया है। भारत में कव्वाली से की जाने वाली संगीत शैली में प्रारंभिक रूप से आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे।
फारसी का वह प्रथम कवि जिसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया वो कौन है? तो वो अमीर खुसरो है। तबकाते नासिरी के लेखक कौन है? तो तबकाते नासिरी का लेखक मिनाज उल सिराज है। तबकाते नासिरी का मिनाज उल सिराज है। ग्रंथों का कालक्रम है किताब उल हिंद, पृथ्वीराज राजशो, तबकाले नासिरी, फतवा ए जहांगीरी। वह भाषा जिसमें दिल्ली के सुल्तानों के संरक्षण प्रदान किया वो फारसी था। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता है कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूपों को इंगित करने के लिए। फिर आता है जियाउद्दीन बरनी, फिरोज शाह तुगलक, फिरोज तारिके फिरोज शाही, जियाउद्दीन बरनी, तारिके फिरोज शाही, हसन निजामी, ताजुल महसिल, हसन निजामी, ताजुल मासिर, मिनाज उल सिराज, तबकाते नासिरी, याहिरा बिन अहमद, तारिके मुबारक शाही, अमीर खुसरो, ख्वाजल उल फतो, अमीर खुसरो, ख्वाजीन उल फतो, जियाउद्दीन बरनी, फतवा ए जहांदारी, जियाउद्दीन बरनी, फतवा ए जहांदारी, अब्दुल मलिक इसामी, फतवा ओ सलातीन, फिरोज शाह तुगलक, फुसत ए फिरोज शाही, मुल्ला दाऊद चंद्रयान, दामोदर कवि, पद्मावती कथा था, सोमनाथ राग विरोध था, अमीर खुसरो आशिका था। पुस्तक में देखा जाए तो फिरोज शाह तुगलक का सल्स ए सिराज अफीम, तुगलकनामा अमीर खुसरो, हुमायूं नामा गुलबदन बेगम, तारिके हिंद या किताब उल हिंद अलबरूनी का है, रेहला इबन बतूता का है, रेहला इबन बतूता का है। कृति में देखा जाए तो हकाए हिंद अब्दुल वाजिद बिलग्रामी का है, तुजाबुल अब अखलाक इबन मिसकविया का है, कुजुल तिराज बैकल उल कबाइक का है, जमाऊ हिकायत सजाउद्दीन मोहम्मद औफी का है, फजायद उल अवाद अमीर हसन अला सजदी देहलवी का है। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण मिलता है तबकाते नासिरी में। वीणा, ढोलक, सारंगी और सितार का वह संगीत वाद्य जिसे हिंदू मुस्लिम वाद्य गानों में सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है वो सितार है। हिंदू मुस्लिम गानों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण किसे मानते थे? सितार को मानते थे। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किया था अमीर खुसरो ने। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। चिंतामणि भट्ट द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ शुक्ल सप्तती का फारसी अनुवाद कर उसका नाम तूतीनामा रखा था ख्वाजा जियाउद्दीन नखवी ने। राणा कुंभा संगीतज्ञ था, संगीतकार था। काशीनाथ शास्त्री अल्पा तुलसी राज चंद्रिका है। पुडरिक विठल रागमाला है। पुडरिक विठल कौन है? रागमाला है। कृष्णानंद व्यास राग कंठ कल्प द्रुम है। रस कुमैदी श्रीकंठ है। रस कुमैदी श्रीकंठ है। रग विरोध सोमनाथ है। चतुदंडी प्रकाशिका वेंकट रमन है। पुस्तक में अगर देखा जाए तो रास पंचायधी नंददास का है। चैतन्य भागवत वृंदावन दास का है। चैतन्य मंगल जयानंद का है। भक्ति रत्नाकर नरहरि चक्रवर्ती का है। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने आप का स्मरण लिखा था वो फिरोज शाह तुगलक था। मिनातु सुंदरी पुस्तक का संदर्भ में सत्य क्या है? उन्होंने गुजरात के सुल्तान मोहम्मद बेडवा के राज्य में सुख समृद्धि का वर्णन है जिसमें व्यापारिक मांगों की सुरक्षा के लिए उचित प्रबंधन का भी वर्णन है। दिल्ली सल्तनत में विविध भारत में पोलो खेलों का प्रचलन किया है तुर्की ने। दस्तार बदनान कहलाते थे उलेमा। दस्तार बदनान क्या कहलाते थे? उलेमा कहलाते थे। दिल्ली सल्तनत का वह सुल्तान जिसके शासनकाल में शाही मेलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती है वो थे नौशादुद्दीन खुसरो शाह। मार्को पोलो इटली के थे। अब्दुल रज्जाक ईरान के थे। नुनीज पुर्तगाल के थे। फिर आता है बहादुर शाह गुजरात के थे। बहादुर शाह गुजरात के थे। चांद बीबी बीजापुर की थी। रजिया सुल्तान दिल्ली की थी। बाज बहादुर मालवा के थे। बाज बहादुर कहाँ के थे? मालवा के थे। सैयद अहमद ने सुल्तान का सही क्रम क्या है? तो सैयद वंश के सुल्तानों का सही क्रम क्या है? खिलजी खान, मुबारक खान, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। ये सैयद वंश का सुल्तानों का क्रम है। खिलजी खान, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम शाह। यात्रियों के यात्रा के आगमन का अनुक्रम क्या है? अलबरूनी, इबन बतूता, ट्रेवेनियर और मनुची। फिर आता है भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुल्हा दास कहलाता था सैयद। भारतीय इतिहास के संदर्भ में कुल्हा दास क्या कहलाते थे? सैयद कहलाता था। चुंबक के दिशा सूचक का भारतीय महासागरों के प्रयोग में प्रारंभिक सूचना दी थी सदाउद्दीन मोहम्मद कॉफी द्वारा।
अपने अपने लगभग 30 वर्षों के व्यापारिक यात्री जीवन में पूर्वी गोलार्ध में विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिससे आज कोई 44 देश आते हैं। कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चल के पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा यात्री जिसका वर्णन यूरोप के अवतरण में हुआ है इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता है। कृष्णदेवराय, अमुक्त मालदेह है, महेंद्र वर्मन, मक्त विलास प्रहसन है, भोजदेव, राम समरांगन सूत्रधार है, सोमेश्वर मालसोनास है, सोमेश्वर मानसोलास है। घटनाओं का सही क्रम देखा जाए तो कुतुब मीनार का निर्माण, फिरोज तुगलक की मृत्यु, पुर्तगालियों का भारत में आगमन, विजयनगर का कृष्णदेवराय का शासनकाल था। घटनाओं का सही क्रम क्या है तो तराइन का द्वितीय युद्ध, जियाउद्दीन खिलजी की हत्या, अफगानों का षड्यंत्र, मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी का स्थानांतरण, सती प्रथा, बाल विवाह और जौहर कथा का सब वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय हुई थी वो थी जौहर प्रथा। क्यों थी जौहर प्रथा? पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी सन में हुआ था। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी सन में। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी सन में। चंदावर का युद्ध 1194 में। तैमूर का आक्रमण 1398 में। तालीकोटा का युद्ध 1565 में। घघरा का युद्ध 1529 में। फिर से एक बार, पलासी का युद्ध 1757, कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में, हल्दी घाटी का युद्ध 1576, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194, तैमूर का आक्रमण 1398, तालीकोटा का युद्ध 1565, घाघरा का युद्ध 1529 में हुआ था। शासक में देखा जाए तो अकबर का आईना दहसाला, मोहम्मद तुगलक का प्रतीक मुद्रा, इब्न बतूता का चहलगानी अमीर, शेरशाह का सड़क आजम, शेरशाह का सड़क आजम। मध्यकालीन भारत के शब्द कनम निर्दिष्ट करता है सिक्कों को। खरीदादार कौन है तो अफगानों में भेजने वाला अधिकारी है। दिल्ली सल्तनत का वंश जिसने सबसे कम समय तक शासन किया वो खिलजी था। कौन था? वो खिलजी था। आइना उल मुल्क मुल्तानी जिस शासक के अधीन सेवा की थी वे थे अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। वह मध्यकालीन दीवान या लेखक जो जैन धर्म का अनुयायी था वह कौन था? हेमचंद्र सूरी था। मध्यकालीन भारत में महत्तर और पटीकर पदनाम प्रयुक्त किया था ग्राम मुखिया के लिए। 13वीं और 14वीं शताब्दी में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था मक्का की वो लोग खेती नहीं करते थे। अब आ जाइए उत्तर भारत और दक्कन प्रांत के कुछ राजवंशों के बारे में पढ़ते हैं। जौनपुर नगर को स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। जौनपुर नगर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज कहा जाता था जौनपुर को। पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? जौनपुर को कहते थे। जौनपुर के सरकी राज्य के अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह था। कश्मीर के शासक जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता था जुलेल जैन उल अबोदीन था। जैन उल अबोदीन, मोहम्मद बिन तुगलक और हुसैन शाह सरकी तथा अकबर ने वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया कर को समाप्त किया वह जैन उल अबोदीन था। जैन उल अबोदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभाविता की विशेषता में शामिल है बौद्ध प्रोपेगेंडाओं का सामना और फारसी शैली में करना। मणि सुंदर सूरी, नाथा टिल्ला भट्ट और मुनि जिन विजय सूरी के से वह विद्वान है वह कुंभा के दरबार नहीं था। मुनि जिन विजय सूरी में राजा हरीर मेवाड़ का था। राजा हमीर मेवाड़ का था। राजा चुम्बा मारवाड़ का था। मल्लिक राजा फारूकी खानदेश का था। मल्लिक सरवार ख्वाजा रजा जौनपुर का था। चपक चंबा हिमालय का था। चंपक कहाँ का था? चंबा हिमाचल का था। दुगुर जम्मू का था। कुल्लू हिमाचल का था। बहमनी राज्य की स्थापना किया था अलाउद्दीन हसन ने। बहमनी राज्य की स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन हसन ने किया था। बहमनी राज्य की स्थापना किया था 1347 में 14वीं सदी में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कहाँ थी? अहसानाबाद गुलबर्गा में। बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन थी? अहसानाबाद गुलबर्गा थी प्रथम राजधानी। फिर आता है आदिल शाही बीजापुर के थे। आदिल शाही बीजापुर के थे। कुतुब शाही गोलकुंडा के थे। निजाम शाही अहमदनगर के थे। सरकी शाही
जौनपुर के थे। मुस्लिम शासकों का वह जिसने धर्मनिरपेक्षता की आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जगतगुरु कह के पुकारती थी इब्राहिम आदिल शाह को। किताब उल नौसर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? किताब उल नौरस के नामक लेखक कौन? इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय है। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ था। अहमदनगर के मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया था। फिर आता है बाज बहादुर मालवा के थे। कुतुब शाह गोलकुंडा के थे। सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात के थे। यूसुफ आदिल शाह बीजापुर के थे। इसके बाद काकतीय वंश वारंगल का है। इसके बाद होयसल द्वार समुद्र का है। यादव देवगिरी का है। पांड्य कौरकई तात्पर्यता मदुरा से है। मध्यकालीन गुजरात का वह शासक जिसने दीव के पुर्तगालियों को सुपुर्द कर दिया बहादुर शाह थे। गोलकुंडा का वर्तमान कहा जाता है हैदराबाद। पहली महिला रुद्रिमा देवी संबंधित है काकतीय राजवंश से। रुद्रिमा के संदर्भ में सही कथन क्या है? रुद्रिमा वारंगल के काकतीय वंश की चौथी स्वतंत्र शासक थी जिसने दक्षिण तमिलनाडु के पांड्य, उड़ीसा में गुर्गी गंग शासक देवगिरी और सेवना शासकों को पराजित किया था। होयसल स्मारक पाए जाते हैं हेलीबीड और बेलूर में। होयसल के प्राचीन राजधानी द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम है हेलब्रिड। वह शासक जिसने वह गुंबद जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है गोल गुंबद बीजापुर में बनाया था। मांडू के जहाज महल का निर्माण कराया था सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। मांडू के जहाज महल का निर्माण किसने कराया? मांडू के जहाज महल का निर्माण किसने कराया था? सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने। गुजरी महल ग्वालियर के किले में बनवाया था मान सिंह ने। अकबर के पूर्व तानसेन का संरक्षण दिया था भाटा। रीवा मध्य प्रदेश के राजा महेंद्र सिंह को। आदीना मस्जिद पांडुआ पश्चिम बंगाल में है। लाल दरवाज़ा मस्जिद जौनपुर में है। दाखिल दरवाज़ा गौंड में है। तीन दरवाज़ा अहमदाबाद में। तीन दरवाज़ा कहाँ है? अहमदाबाद में है। दक्षिण भारत के पेरिगार थे क्षेत्रीय प्रशासनिक और सैन्य नियंत्रक थे। इसके बाद मीनात ओ सिकंदरी गुजरात विजय का है। बुरहान ए मासिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहासकार है। बुरहान ए मासिर कौन है? बुरहान ए मासिर बहमनी के अहमदनगर का इतिहासकार है। सिराज ओ सुल्तानी बंगाल का इतिहासकार है। अब मिनाज उज ईसा मलहू गवा के पात्रों का संग्रह है। फिर से मिनात उस सिकंदरी गुजरात का विजय है। बुरहान ए मसीर बहमनी के अहमदनगर का इतिहासकार है। मिराज और सल्तनत बंगाल का इतिहासकार। सिरा ओ ईसा मशहूर गावा पात्रों का संग्रह किया था इसने। फिर आता है सूफी भक्ति और सूफी आंदोलन। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा। भक्ति आंदोलन में भारत का पुनर्जन्म हुआ था 15वीं शताब्दी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन को दर्शन का मुख्य सम्य है। संसार दुखमय है। कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से उसका धर्म संप्रदाय या जाति ना पूछो, यह कथन है रामानंद का। किसी भी धर्म संप्रदाय जाति मत पूछो, रामानंद ने कहा था। वह भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी जिन्होंने अपनी वाणी को उसी भाषा में लिखा जिसके लिए वह भक्त समझते थे। मध्ययुगीन भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सूफी संतों का आचरण था ध्यान साधन, श्वास नियमन, एकांत, कठोर यौगिक व्यायाम, श्रुतों के आध्यात्मिक हर्षोनाद उत्पन्न करने के लिए गीतों का गायन करना। कामरूप में वैष्णव धर्म के लोकप्रिय बनाया था शंकर देव को। असम और कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तक किया था शंकर देव ने। रामानुजाचार्य संबंधित विशिष्ट द्वैत से शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है चंपारण छत्तीसगढ़ में। अद्वैत शंकराचार्य का, अद्वैतवाद शंकराचार्य का, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुज का है। द्वैतवाद माधवाचार्य का है। द्वैतवाद निब्बकाचार्य। फिर से अद्वैत कौन थे? अद्वैत शंकराचार्य थे। विशिष्ट द्वैतवाद किसका है? विशिष्ट कौन थे? राम भगवान से विशिष्ट रामानुज थे। द्वैतवाद किसका है? माधवाचार्य का। द्वैतवा निब्बकोचार्य का। निब्बकोचार्य का है।
भक्ति आंदोलन के संबंध में सत्य कथन में वल्लभाचार्य ने पुष्टि मार्ग की स्थापना की। निम्बार्क ने द्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और रामानंद ने राम भक्ति की परंपरा का प्रचार किया। कबीर के उपदेशों का संकलन है बीजक में। कबीर के उपदेशों का संकलन किसमें है? बीजक में है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादन किया वल्लभाचार्य ने। पुष्टि मार्ग के दर्शन का प्रतिपादन किसने किया है? वल्लभाचार्य ने किया है। दादू करीब और रामानंद तुलसीदास के वह भक्ति संत जिन्होंने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया, वो रामानंद थे। कबीर शिष्य थे रामानंद के। कबीर जो शिष्य थे वे थे रामानंद के शिष्य थे। मध्यकालीन भारत का वह संत जिसका जन्म प्रयाग में हुआ वे रामानंद थे। जिसका जन्म प्रयाग में हुआ कौन थे? वह रामानंद थे। कबीर और धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन का शीर्ष है अमर मूल में। मूलक दास एक संत कवि थे कड़ा के। संत घसीदास के पिताजी का नाम था मघु। संत घसीदास के पिताजी का नाम क्या था? महगू था। फिर आता है भक्तों की संति का सही कालक्रम क्या है? कबीर 1398 में, गुरु नानक चैतन्य 1483 से, मीराबाई 1400। फिर से एक बार, भक्त संतों का सही कालक्रम क्या है? भक्ति संतों का सही कालक्रम क्या है? कबीर 1398 से 1518 तक, गुरु नानक 1469 से 1539 और चैतन्य 1446 में थे। कबीर कब आए? 1398 में, गुरु नानक 1469 में, चैतन्य 1486 में और मीराबाई 1498 में आई थी। भगवान शिव की प्रतिष्ठा स्थापित है 12 ज्योतिर्लिंगों में। रामानुज के अनुयायी को कहा जाता है वैष्णव। वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थल है ननकाना में है। वह शासक जिसने शासन में गुरु नानक देव के सिख धर्म की स्थापना की है सिकंदर लोदी ने। ईश्वर केवल मनुष्य का सद्गुणों को पहचानता है, उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया कोई जाति नहीं है, यह सिद्धांत है नानक जी का। मीराबाई समकालीन थे तुलसीदास के। मीराबाई समकालीन किसके थे? तो तुलसीदास के थे। वह प्रसिद्ध भक्त कवित्री मीरा के पति का नाम भोजराम था। राग गोविंद के रचनाकार कौन है? मीराबाई है। चैतन्य मीराबाई नामदेव और वल्लभाचार्य में से वह जो इस्लाम से प्रभावित था वो नामदेव है। संत कवि व्यवसाय करते थे। नामदेव दर्जी थे, कबीर जुल्हा थे, रविदास मोची थे, सेना नाई थे। फिर से बार, संत कवि और व्यवसाय में देखा जाए तो नामदेव दर्जी थे, कबीर जुल्हा थे, रविदास मोची थे, सेना नाई थे। फिर लोदी के पतन और बाबर के सत्तारूढ़ होने के समय के उपदेश देने वाले संत गुरु नानक थे। चैतन्य महाप्रभु संबंध थे वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास समकालीन थे अकबर और जहांगीर के। तुलसीदास किसके थे? अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। तुलसीदास की मानस नामक ग्रंथ के रचयिता थे तुलसीदास। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका और साहित्य रत्न में से वह रचन जो तुलसीदास की है गीतावली है, कवितावली है, विनय पत्रिका है। साहित्य रत्न नहीं है तुलसीदास का। फिर आता है सम्मिलित कीजिए, ध्रुवदास भगत राम नामावली का है, नाभादास भक्तामल का है, केशवदास रसिक प्रिया का है, उस्मान चित्रावली का है। उस्मान किसका है? चित्रावली का है। वारकरी संप्रदाय के प्रमुख पीठ अवस्थित है पढ़लपुर महाराष्ट्र में। वारकरी संप्रदाय के संत थे नामदेव। भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह जहांगीर का है। नागार्जुन जो भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे वे कौन है? तो तुकाराम थे, त्यागराज थे और वल्लभाचार्य थे। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन कौन थे? माने भक्ति आंदोलन के प्रस्तावक कौन कौन थे? तो तुकाराम थे, त्यागराज थे, वल्लभाचार्य थे, नागार्जुन नहीं थे। सत्य कथन है, मध्यकालीन में संगीत पर संस्कृत में लिखी गई अनेक पुस्तकों में फारसी अनुवाद किया गया है। आरंभिक चिश्ती सूफी संत संगीत सभाओं में जिसे समा कहा जाता है के शौकीन थे। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत शेख मुजाउद्दीन चिश्ती था। सूफी संतों का वह जो सर्वप्रथम अजमेर में बस गए वो शेख निजामुद्दीन चिश्ती थे। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा के संस्थापक अफगानिस्तान की चिश्तिया के निवासी अबू इस्ताक समी चिश्ती और जिनके शिष्य ख्वाजा अब्दुल्ला थे। ख्वाजा मुजुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हसनी के।
अजमेर में ख्वाजा मजुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नगद नजर भेंट भेजने का वाला प्रथम मराठा सरदार छत्रपति साहू शिवाजी के पौत्र थे। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो बाबा फरीद के थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है, दिल्ली में है। सूफी संतों में जिसकी मान्यता है कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का साधन है तो मुजुद्दीन चिश्ती हैं। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल्ला जिरानी, शेख जो चिश्ती सिलसिले संबंध कौन कौन है? तो ख्वाजा मुजुद्दीन बख्तियार है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार है, काकी है, शेख अब्दुल्ला जिरानी नहीं है, शेख मुजुद्दीन, शेख निजामुद्दीन औलिया, सब चिश्ती सिलसिले से संबंध है। भारत का सादी कहा जाता है अमीर हसन को। भारत का सादी कहा जाता है अमीर हसन को। वह सुल्तान जिसने जियाउद्दीन और निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से इनकार कर दिया था वही था अलाउद्दीन खिलजी। वह सुल्तान जिसने निजामुद्दीन औलिया से भेंट करने से ही इनकार कर दिया था वे कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी था। वह सूफी संत जो महबूब इलाही कहलाता था वे शेख निजामुद्दीन औलिया थे। वह सूफी संत जो महबूब इलाही कहलाता था वे कौन थे? शेख निजामुद्दीन औलिया थे। शेख निजामुद्दीन औलिया थे। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्यातिवृद्ध शिष्य जिसने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासन देखा है वो निजामुद्दीन औलिया है। इसके बाद वह सूफी संत जिसके विचारों को सिखों का धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया वे है फरीदुद्दीन गज शंकर। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सिकरी में। शेख उल हिंद का पदवी धारण पद बनाया है। शेख उल हिंद का पदवी प्रदान की गई है शेख सलीम चिश्ती को। शेख मुजुद्दीन चिश्ती अजमेर के हैं। शेख मुजाउद्दीन चिश्ती अजमेर के हैं। शेख बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद के हैं। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा के हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया दिल्ली के हैं। ख्वाजा मजुद्दीन चिश्ती चिश्तिया के हैं। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया के हैं। दारा शिको कादरिया के हैं। शेख सुबाउद्दीन सुहरावर्दी के हैं। शेख अहमद सरहिंदी समकालीन थे अकबर और जहांगीर का। शेख निशामुद्दीन चिराग दिल्ली शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। शेख सलीम चिश्ती समकालीन है अकबर के। भारत में सूफियों के कादरी पद्धति में सबसे पहले शुरू किया था शेख निमातुल्लाह और फखदुम मोहम्मद जिरानी द्वारा। सूफीवाद के सिलसिले में वह संगीत जो विरुद्ध था वो था नक्शबंदियों का। वह सूफी सिलसिला जिसकी स्थापना बिहार में हुई थी वो था फिरदौसियों का। शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे सुहरावर्दी संप्रदाय को। वह सूफी संप्रदाय जिसका प्रसार मुख्यतः सिंध मुल्तान पंजाब तक सीमित था वे है सुहरावर्दी संप्रदाय के। हठ योग अपनाया जाता था नागपंथियों और सूफी संतों द्वारा। हठ योग किसके द्वारा अपनाया जाता था? नाथपंथियों और सूफी संतों द्वारा। अति कट्टरपंथ सूफी संप्रदाय था नक्शबंदी का। सूफियों में से वह जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना शाह मोहम्मद गौस था। इसके बाद जिसका संबंध सूफीवाद से है तो वह है खानका शेख और समा। खानका शेख और समा इसका संबंध सूफीवाद से, जबकि उलेमाओं का सूफीवाद से कोई संबंध नहीं है। कृष्ण के जीवकोपरन प्रेम वाटिका काव्य की रचना किया रस खान ने। बारह मासा की रचना किया मलिक मोहम्मद जायसी ने। बारह मासा की रचना किया मलिक मोहम्मद जायसी ने किया है। मध्यकालीन कवि की रचनाएं देखें तो मुल्ला दाऊद चंदायन का है। दामोदर कवि पद्मावती की कथा है। सोमनाथ राग विरोध है। अमीर खुसरो आशिका है। प्रतिवर्ष प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह का मजार पर मेला लगता है देवा शरीफ में। क्राइस्ट का जन्म हुआ था बेथेलहम में। क्राइस्ट का जन्म स्थल कहाँ है? बेथेलहम में है। ईस्ट त्यौहार के पीछे ईसाइयों की भावना थी। इस दिन ईसा पुनः जीवित हुए हैं। वह ईसाई संत जो पशुओं से प्रेम के लिए विख्यात था असीज के संत फ्रांसिस थे। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है ईसा मसीह की सूली की चढ़नी जड़ाए जाने के स्मरण में। यह है गुड फ्राइडे। अब आता है मुगल वंश में बाबर। अब बाबर पढ़ेंगे। बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करने वाला एक आलम खान इब्राहिम लोदी से संबंधित था तथा वह दिल्ली के राज सिंहासन का दावेदार था। मध्यकालीन भारत में मुगल शासक के वास्तुकार थे
चगताई तुर्क थे। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक के वस्तुतः क्या थे? वे चगताई तुर्क थे। वो कौन थे? चगताई तुर्क थे। बाबर ने सर पुल के युद्ध को पराजित किया था शैबानी खान ने। बाबर ने सर पुल की युद्ध को पराजित कैसे किया था? शैबानी खान ने किया था। इसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। वह मुगल शासक जिसने भारत के ऑटोनोमन युद्ध की पद्धति को अपनाया था वो बाबर थे। वह मुगल शासक जिसने भारत में ऑटोमन युद्ध पद्धति को अपनाया वो कौन थे? वो बाबर ने अपनाया था। पानीपत का प्रथम युद्ध, खानवा का युद्ध, पलासी का युद्ध, पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह युद्ध जिसने एक पक्ष द्वारा प्रथम बार तोपों का प्रयोग किया वो पानीपत का प्रथम युद्ध था। बाबर के इब्राहिम लोदी पे विजय का कारण क्या था? तोपखाना। बाबर के इब्राहिम लोदी के विजय का कारण क्या कारण था? तोपखाना था। बाबर के प्रमुख युद्ध देखा जाए, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, खानवा का युद्ध 27 में, घाघरा का युद्ध 29 में और चंदेली का युद्ध 28 में। पान खाकर चले घर, पान खाकर चले घर, पानीपत 1526, खानवा 27, चंदेरी 28, घग्गर 29 में था। बाबर के युद्धों का क्रम है पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेली का युद्ध, घगरा का युद्ध। बाबर ने भारत में आने का फलस्वरूप इसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की और यह युद्धों में तोपों की शुरुआत हुई। वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी वो खानवा का युद्ध था। वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा कर दी वो खानवा का युद्ध था। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? उसकी सैन्य कुशलता। मेवाड़ के राजा जैसे 1527 में खानवा के युद्ध में बाबर को हराया वो राणा सांगा थे। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। वह मुगल सम्राट जिसने जीवन में धैर्य और संकल्प से सफलता की शिक्षा देते ही है वो है जियाउद्दीन मोहम्मद बाबर ने। बाबर के साम्राज्य में सम्मिलित था काबुल, पंजाब, आधुनिक राजस्थान क्षेत्र। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिन हिंदू राज्य का उल्लेख किया वो है मेवाड़ और विजयनगर। तुर्क बाबरी, बाबर की आत्मकथा लिखी है तुर्की भाषा में। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण कराया बाबर के सेनानायक मील बाकी ने। हुमायूं और शेरशाह। कामरान, उस्मान अस्की। हुमायूं का भाई कौन था? तो कामरान था, अस्की था, रिहन था। उस्मान नहीं था, कामरान था, अस्की था, हिंदाल था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों की तिथि का क्रम देखा जाए तो देवरा का युद्ध, चौसा का युद्ध, कन्नौज युद्ध, सरहिंद का युद्ध। देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद का युद्ध। राव जतेसी रोछंद के अनुसार बीकानेर के शासक राव जतेसी ने पराजित किया था कामरान को। वे 2 शासक जिसने मध्य 17 मई 1540 को कन्नौज के पास युद्ध हुआ वो शेरशाह और हुमायूं थे। फरीद जो बाद में शेरशाह सूरी बना, शिक्षा प्राप्त की थी जौनपुर से। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी और इब्राहिम लोदी। शेरशाह जैसे मध्ययुगीन का सर्वोच्च उच्च शिक्षा किसे मिला था? तो शेरशाह ने उच्च शिक्षा लिए थे, उच्च शिक्षित था शेरशाह। वह सुल्तान जिसने हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की वो था शेरशाह सूरी। उसने पहले हजरत आला की उपाधि लिया और बाद में सुल्तान की उपाधि लिया। शेरशाह सूरी द्वारा सुधारों के सम्मिलित था राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार। दिल्ली सल्तनत के प्रभाव के उपरांत जिस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा को सर्वप्रथम प्रचलन किया गया वह हुमायूं था। हुमायूं ने चुनार दुर्ग में प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। सामूगढ़ का युद्ध हुआ था 1568 में। 1658 में सामूगढ़ का और हुमायूं ने चुनार दुर्ग में प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। सानूगढ़ का युद्ध हुआ था 1658 में। अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण कराया था हाजी बेगम ने। शुद्ध चांदी का रुपया शुरू किया था शेरशाह ने। शेरशाह के अंतर्गत तांबे के दाम, चांदी के रुपया का विनिमय दर कितना है? तो 64:1 है। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कांजीर में। शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो कालिंजल में हुई थी। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान था कालिंजर राज्य के विरुद्ध। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन है शेरशाह का। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जायता और कुप्पा संबंधित थे मारवाड़ से। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो सासाराम में है। शेरशाह का निर्माण कराया गया था सासाराम का मकबरा तथा दिल्ली के किला कोहना मस्जिद का। दिल्ली का पुराना किला के भवनों का निर्माण कराया है शेरशाह ने। कृषकों की सहायता के लिए जिस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा और कबूलियत की व्यवस्था को प्रारंभ की थी वह शेरशाह था।
पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़क आजम सड़क बनवाई थी शेर शाह ने। शेर शाह के उत्तराधिकारी कौन था? तो इस्लाम शाह था। वह शासक जिसने सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 इकाइयों में विभाजित किया, वो कौन थे? तो इस्लाम शाह ने किया था। अकबर, वह स्थान जहां अकबर ने हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया था, वे कलानौर थे। बैरम खां के संदर्भ में सही कथन क्या है? अकबर ने बैरम खां को खाना की उपाधि दी थी। चांदी घाटी हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था राणा रतन सिंह राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति थे हकीम खान। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान थे। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के किस गृह में स्थापित किया था? कछवाहों से। चिश्ती संत के दरगाह जहां अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, वह मुजद्दिन चिश्ती था। अधम खां, बैरम खां और बीज बहादुर तथा पीर मोहम्मद खां ने वह जिसे अकबर ने स्वयं मारा था, वो अधम खां था। राजपुताना का वह राजा जिसने अकबर की संप्रभुता स्वयं स्वीकार नहीं की थी, वह मेवाड़ था। वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता की संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किया, वो मारवाड़ के राव चंद्रसेन थे। अकबर के साथ युद्ध करने वाली रानी दुर्गावती रानी थी माड़वा तथा गोंडवाना की। अब्दुल फजर की मृत्यु हुई थी शाहजादा सलीम के कारण। अकबर के राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने के सहायक तथ्य है प्रशासनिक एकता, कानूनों की एकरूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न और उनकी धार्मिक नीति का। अकबर की लोकप्रियता का कारण था मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। वह मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, वह अकबर था। बाबर, हुमायूं के अकबर और औरंगजेब में से वह बादशाह जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता है, वो अकबर था। वह शासक जिसने आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह करे जब वह अपनी पहली बांधिया हो, अकबर ने यह कहा था। अकबर ने के बारे में सत्य कथन क्या है? अकबर ने लड़के तथा लड़कियों की विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया। अकबर ने लड़कियों के अभिभावकों पर दबाव से अलग स्वयं से इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों को जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए, न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख होता है मीर बख्शी। कौन होता है? मीर बख्शी होता है। अकबरकालीन सैन्य व्यवस्था आधारित है मनसबदारी व्यवस्था पर। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था लागू की गई थी स्वच्छ प्रशासन के सुनिश्चित करने हेतु। अकबर द्वारा दीवान को पूर्ण दर्जा दिए जाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है? तो मुजफ्फर खां है। अकबर ने जिन मनसबदारी प्रणाली को लागू किया, वह उधार ली गई थी मंगोलिया के प्रचलित प्रणालियों से। अकबर के काल में हर 10 घोड़सवार सैनिकों में से एक मनसबदारी को रख रखाव करना पड़ता था 20 घोड़ों का। इसके बाद कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त के नाम से जाना जाता है, वह दहसाला है। वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, उसे दहसाला कहते हैं। अकबर के काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आईने दहसाला पद्धति अपनाई गई थी टोडरमल के द्वारा। जब्ती प्रणाली उपज है अकबर की। जब्ती प्रणाली उपज किसकी है? अकबर की है। भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह और अकबर के मध्य नौतन्य की कड़ी कौन है? तो टोडरमल है। अकबर ने दीवाने इलाही प्रारंभ किया है 1582 में। अकबर ने दीन इलाही कब प्रारंभ किया था? 1582 में प्रारंभ किया था। वह इतिहासकार जिसने दीन इलाही का एक धर्म कहा है, वो है मोहसिन काफानी ने। वह इतिहासकार जिसने दीन इलाही को एक धर्म कहा, वो कौन है? मोहसिन फनी है। इबादत खाने का निर्माण कराया था अकबर ने। इबादत खाने का निर्माण किसने कराया था? अकबर ने। फतेहपुर सिकरी का इबादत खाना वह भवन जिसमें भिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। फतेहपुर सिकरी स्थित वह इमारत जिसे शान फतेहपुर कहा जाता था, वह जामा मस्जिद है। वह स्मारक जहाँ फतेहपुर सिकरी में नहीं है, तो स्वर्ण महल है, पंचमहल है, जोधाबाई का महल है, अकबर महल नहीं है। फतेहपुर सिकरी में क्या क्या है? स्वर्ण महल है, पंचमहल है, जोधाबाई का महल है। दिल्ली में स्थित वह स्मारक जो भारतीय और फारसी वास्तुकला की शैली का उदाहरण है, हुमायूं का मकबरा है। सुलह कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह कुल सार्वभौमिक शांति और भाईचारा की अवधारणा आधारित है राजनीतिक उदारता, धार्मिक सहनशीलता तथा उदारवादी संस्कृति के दृष्टिकोण पर। वह मुगल बादशाह जिसके द्वारा जौनपुर से फतवा जारी किया गया, वो अकबर था।
अकबर ने बुलंद दरवाज़ा बनाया था फतेहपुर सिकरी में। अकबर ने जिस क्षेत्र में विजय को यादगार बनाने के लिए बुलंद दरवाज़ा का निर्माण किया वह क्षेत्र है गुजरात में। मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे वे अकबर। वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए वो कौन था? तो वो अकबर था। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारत पाई जाती है फतेहपुर सिकरी में। अकबर के शासन में इलाहाबाद के 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों के 40 साल तक काम किया हुआ कथन है विलियम फिच का। अकबर द्वारा बनाई गई इमारत के नक्शा बौद्ध विहार की तरह है, ये कहा था पंचमहल में। जहांगीर महल स्थित है आगरा में। जहांगीर महल कहाँ है? आगरा में है। दिल्ली का लाल किला, एक मिनट, किसका निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ था? किसका निर्माण है जो अकबर के राज्यकाल में नहीं हुआ था? दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था। बाकी आगरा का किला, इलाहाबाद का किला, लाहौर का किला, ये सब अकबर के राज्यकाल में हुआ था। बाबर आया था। बाबर का मकबरा कहाँ है? तो काबुल में है। अकबर का सिकंदरा में है। जहांगीर का लाहौर में है। शाहजहां का आगरा में है और औरंगजेब का औरंगाबाद में है। अकबर के काल में महाभारत के का फारसी अनुवाद किसके निर्देशन पे हुआ था? तो फैजी के। जिसने महाभारत में फारसी अनुवाद कराया वो अब्दुल कादिर बदरूनी था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? अब्दुल कादिर बदरूनी ने कराया था। अब्दुल कादिर बदरूनी ने महाभारत का फारसी में अनुवाद कराया था। महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने कराया था? अब्दुल कादिर बदरूनी ने कराया था। महाभारत का फारसी अनुवाद शीर्षक है रज्मनामा का। वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया था वे थे अब्दुल कादिर बदरौनी थे। जिसे अकबर द्वारा जरी कलम की उपाधि दी गई वह मोहम्मद हुसैन था। जरी कलम की उपाधि अकबर ने किसे दिया था? जरी कलम की उपाधि मोहम्मद हुसैन को दिया था। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों रहा जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया वह था हरि विजय सूरी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहा जिसे जगत गुरु की उपाधि भी मिला उसे कौन है? हरि विजय सूरी है। इसके बाद जो मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत था। अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? अकबर के समय का दसवंत था। इंग्लैंड की रानी महारानी एलिजाबेथ के समकालीन भारतीय राजा कौन था? उस समय अकबर था। भारत का वह शासक जिसके शासनकाल में इंग्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ तो बहादुर अकबर के समय हुआ था। वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख करता वह अब्दुल फजल। वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया वह अब्दुल फजल। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन है? तो राउफ किच है। अकबर के शासनकाल की प्रमुख घटनाओं को व्यवस्थित क्रम में इस प्रकार है तो जजिया की समाप्ति, इबादत खाने का निर्माण, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। अकबर ने बंगाल और बिहार के मुगल साम्राज्य में मिलाया था 1576 में। फिर आता है जहांगीर। दो अस्पा सिंह अस्पा की प्रथा शुरू किया था जहांगीर ने। दो अस्पा और सिंह अस्पा की प्रथा किसने शुरू किया था? जहांगीर ने। मुगल मनसबदारी व्यवस्था को संदर्भ में सत्य कथन क्या है? जात और सवार पद प्रदान किए गए थे। मनसबदारों के 3 वर्ग थे। मुगलों और मेवाड़ों में राणा का मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित की गई थी? तो जहांगीर के शासनकाल में। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में भेजा गया था हॉकिंस को। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम राजदूत था थॉमस रो का। जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था हॉकिंस को। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि दिया था विलियम हॉकिंस को। कैप्टन हॉकिंस के संदर्भ में सही कथन क्या है? यह तुर्की भाषा का बहुत अच्छा ज्ञाता था और 1608 ईस्वी में भारत आया था। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत में सर थॉमस रो भारत आए थे 1615 में। इंग्लैंड के जो जेम्स प्रथम थे उसके राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे 1615 में। भारत में इंग्लैंड का वह दूत जो जहांगीर के पीछे अजमेर से माढ़ू आया था वो थॉमस रो थे। इंग्लैंड का वह राजदूत जो जहांगीर के पीछे करते हुए अजमेर से माढ़ू आया वो थॉमस रो थे। जहांगीर ने थॉमस रो के मिलने का अवसर दिया था अजमेर में। विदेशी यात्रियों में भारत आने के क्रमानुसार क्या है? सबसे पहले राउफ फिच आए, फिर विलियम हॉकिंस आए, फिर निकोलस डाउट आए, फिर थॉमस रो आए। पहले राउफ फिच, विलियम हॉकिंस, निकोलस डाउटन, थॉमस रो। एक डच पर्यटक जिसे जहांगीर के शासनकाल में मूल्यवान विवरण दिया हुआ है फ्रांसिस्को पेलसट है। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में है और बाबर का मकबरा काबुल में है। बहादुर शाह जफर का मकबरा रंगून में है। मुगल चित्रकला के अपनी प्रतिष्ठा पर पहुंची थी जहांगीर के राज्यकाल में। जहांगीर ने नादिर उल उलमा की पदवी दिया था अब्दुल हसन को। नादिर उल
जमा की पदवी किसे दिया था? अब्दुल हसन को। वह चित्रकार जिसे नादिर उल असर की उपाधि दिया है? मंसूर को। जहांगीर के दरबार में पंछियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर था। मुगल बादशाहों में जिसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी है वो जहांगीर है। अब्दुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया गया था जहांगीर ने। अब्दुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किसने किया था? अब्दुल फजल के हत्यारे को जहांगीर ने। जहांगीर के विद्रोह का विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महाबत खां और खुसरो ने। जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किसने किया था? खुर्रम ने, महाबत खां और खुसरो ने। खुसरो किस मुगल बादशाह का पुत्र था? तो जहांगीर का था। नूरजहां गुट जुगता दल का प्रमुख सदस्य कौन है? तो इत्मादुद्दौला गिरजा गियास बेग नूरजहां का पिता है। हसमत बेगम नूरजहां की माँ है। असाफ खां नूरजहां के भाई है। और शाहजहां खुर्रम शाहजहां है। एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में बनवाया था नूरजहां ने। पंचीनकारी पिटरा ड्रोमा संबंधित दीवारों की आधी कीमत पत्थर को जोड़कर फलों की नक्काशी करने में। बाबर जामा मस्जिद संभल में स्मारक है। हुमायूं का दीन पनाह में। अकबर का जहांगीर महल बनाया था। जहांगीर का अकबर के मकबरे का पुनः करवाया था इसने स्मारक के रूप में। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला के अतितम उदाहरण स्थित है दतिया में स्थित है। शाहजहां ईरान का वह शाह और मुगल शासकों के बीच की कड़ी की जड़ था कंधार। झगड़े का जड़ क्या था? कांधार। वह क्षेत्र जिससे निकल जाने से मुगल साम्राज्य सामरिक महत्व के केंद्र के दृष्टिकोण से एक बड़ा धक्का पहुंचा था तो कांधार का। शाहजहां ने बल्लभ अभियान का उद्देश्य क्या था? तो काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बखसा के मित्र को शासक को लाना। वह कवि जिसने बनारस और इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था वे कौन थे? कविरंद्राचार्य थे। मुगल शासक जिसने बनारस के संस्कृत और हिंदी के महान विद्वान कविरंद्राचार्य संस्कृति के राजकीय संरक्षण प्रदान किया तो वह शाहजहां ने किया। वह जो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था कलीम अबू जहील कहते हैं। मुमताज महल का असली नाम था अजीमोबंद बानो बेगम था। ताजमहल इसके बाद ईरानी जिसमें हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वोत्तम समन्वय देखने मिलता है वो ताजमहल है। इसमें हिंदू और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय मिलता है ताजमहल में। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया वो शाहजहां था। वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की वो शाहजहां ने की थी। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी का है। बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सिकरी अकबर का है। मोती मस्जिद आगरा का शाहजहां का है। मोती मस्जिद दिल्ली का औरंगजेब का है। दिल्ली के लाल किले का निर्माण कराया था शाहजहां ने। दिल्ली के जो लाल किले का निर्माण कराया था वो शाहजहां ने कराया था। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल शासक सम्राट ने कराया वह थे शाहजहां। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी दिया था दारा शिकोह को। दारा शिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करा सिरे अकबर शीर्षक के अंतर्गत। दारा शिकोह की मूल रचना थी मौजुल हुसैन मजूद्दीन बहरीन का। दारा शिकोह के जिस स्थान पर दफनाया गया था वह दिल्ली में है। इसके बाद हिंदू ग्रंथियों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? तो दारा शिकोह था। जिसने शाहजहां के शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण युग कहा वो है एल श्रीवास्तव ने। जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग किसने कहा था? शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग एल श्रीवास्तव ने कहा था। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां के उपहार दिया था मीर जुमला ने। सुप्रसिद्ध जो कोहिनूर हीरा है उसको शाहजहां को उपहार में कौन दिया था? मीर जुमला ने दिया था। वह मुगल बादशाह जिसे बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया और दरबारी रिवाज सिजदा में समाप्त कर दिया गया तो शाहजहां ने कर दिया। दारा शिकोह मुराद बख्श औरंगजेब में शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय दक्कन का गवर्नर कौन था? तो औरंगजेब था। दक्कन का गवर्नर कौन था? औरंगजेब था। अब आ जाइए औरंगजेब। वह मुगल बादशाह जिसने 2 बार राज्याभिषेक हुआ वो औरंगजेब है। धर्मत का युद्ध लड़ा गया था औरंगजेब तथा दारा शिकोह के मध्य में। युद्ध का सही क्रम है बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरनौल का युद्ध 1572 में, धर्मत का युद्ध 1658 में 58 में, जाउल का युद्ध 1707 में। मुगल बादशाह में जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था अकबर को। मुगल शासक जिसने सर्वप्रथम ब्रिटिश के विरुद्ध संघर्ष किया वो औरंगजेब थे। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 में धर्मत के युद्ध में पराजित किया। धर्मत स्थित है मध्य प्रदेश में। धर्मत कहाँ है? मध्य प्रदेश में है।
मुगल शाहजहां जिसने श्रीनगर गढ़वाल का आश्रय लिया था वह था सुलेमान सिको। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति को दुर्लभ कर दिया था वो अकबर थे। वह मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किया वो कौन थे? तो वे जयशाह थे। औरंगजेब ने बीजापुर के विजय की थी 1686 में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन दो राज्यों का विजय किया वह थे बीजापुर और गोलकुंडा थे। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे वे थे औरंगजेब। 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा के किले पर अधिकार किया उस समय गोलकुंडा के शासक कौन थे? तो अब्दुल हसन कुतुब शाह थे। मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की थी वे औरंगजेब थे। जजिया जिसके शासन काल में पुनः लगाया गया वह शासक था औरंगजेब। औरंगजेब द्वारा चलाया गया जिहाद का अर्थ होता है दारुल इस्लाम। बीबी का मकबरा निर्मित किया है मुगल बादशाह मुगल शहजादा आजम शाह ने औरंगजेब के शासनकाल में। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है रबिया उल दौरानी का मकबरा है। शाहजहां रोशन आरा गौहर आरा मेहरुनिसा में से जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी मेहरुनिसा है। औरंगजेब के सबियात उल जमानी की उपाधि प्रदान किया जहां आरा को। संत रामदास संबंधित है औरंगजेब के शासनकाल से। संत रामदास संबंधित है औरंगजेब के शासनकाल से। अब आ जाइए मुगलकालीन प्रशासन। मुगलकालीन का प्रशासन। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था सरकार के नाम से। मुगल काल में सेना का प्रधान होता था मीर बख्शी। मुगल शासन में मीर बख्शी का कर्तव्य था भू राजस्व अधिकारियों का पर्यवेक्षण करना। सही कथन क्या है? मुगल साम्राज्य मूल रूप से एक सैनिक राज्य था। केंद्रीय प्रशासन का विकास की प्रधान शक्ति उसकी सैनिक शक्ति निर्भर थी। अहदी और घोड़सवार सिपाही थे जिन्हें अपनी सेवाएं एकाकी प्रदान की, संलग्न नहीं किया। सम्राट ही उसका आसन कर्नल था। जिसे मुगल सेना के चित्कर्ष नियुक्त किया वह मनूची को। जिसे मुगल सेना के चित्कर्ष नियुक्त किया गया वो कौन थे? तो मनूची को। मुगल प्रशासन का मुख्तबीर था लोक आचरण अधिकारी। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था को सुचारू संचालन के लिए उत्तरदायी कौन होता था? मीर बख्शी होता था। मुगल मनसबदारी व्यवस्था थी जात और सवार के पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार आनुवांशिक नहीं होते थे। मनसबदारों की 3 श्रेणियां होती थी जिन्हें 33 वर्ग थे। इन्हें मारुत या सशस्त्र पद प्राप्त होते थे जिनमें सवार जात पद अधिक नहीं होते थे। समस्त कार्यकारी और सैन्य अधिकारियों ने मनसब प्रदान किए गए थे। मनसबदारी व्यवस्था राज्य में कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। मनसब पद केवल सेवाकाल तक रहता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। मुगलकालीन भारत में राज्य का मुख्य स्रोत क्या था? मुगलकालीन भारत में राज्य में आय का मुख्य स्रोत क्या था? भू राजस्व था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल प्रतिनिधित्व करता है भू राजस्व का। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू का प्रयोग को निषेध किया वो कौन थे? तो वे जहांगीर थे। मुगल प्रशासन में मदद मास इंगित करता है विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदित भूमि को। मध्यकालीन भारत में ऐतिहासिक स्रोतों में चकला शब्द का प्रयोग हुआ वह है सूबा और परगना के बीच के क्षेत्रीय इकाई, लेकिन सरकार के समानार्थी नहीं था। अधिकारी विहित कार्य। दीवाने तन जागीर और वेतन देखता था। दीवाने तन कौन था? जो जागीर और वेतन को देखना था। मुस्तफ़ी राज्य की आय व्यय की निरीक्षण करना था। मुशरिफ कार्यालय की देखभाल करने के लिए। वकियानवीस प्रमुख घटनाओं और फरमानों की सूचीबद्ध करना था। इसका बादशाह दीवान था। अकबर मुजफ्फर खान था। जहांगीर गियास बेग एतमुद्दौला का था। शाहजहां साउदौला खान था। औरंगजेब असद खान था। सत्य कथन क्या है? अकबर के शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों का प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया। शेरशाह की मुद्रा पद्धति के सम्मान अकबर के समय में ताम्र का सिक्का दाम था। वह जिसने राम सीता की आकृति और रामसिया देवनागरी लिपि में युक्त कुछ सिक्के चलाए वो अकबर था। मुगल शासन में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मुगल शासन में तांबे का सिक्का क्या कहलाता था? वो दाम कहलाता था। शाहरुख नामक चांदी का सिक्का चलाया था बाबर ने। मुगल काल के दौरान पिछले शासनकाल के दौरान ढाले गए सिक्कों को कहा जाता था खजाना। अकबर के शासनकाल में दक्कन में भू राजस्व वसूली में प्रचलित आधार था हल की संख्या। वह बादशाह जो मुगल काल के दौरान
बाबुल मक्का, मक्का का द्वार कहा जाता था, वो कौन था? सूरत बंदरगाह था। वह मुगलकालीन नहर जिसका निर्माण फिरोज शाह रजबा को पुनर्जीवित करके किया गया था, वह साहब नहर था। मध्यकाल की बटाई शब्द का अर्थ क्या है? लगान निर्धारण का तरीका। मुगलकालीन संगीत और चित्रकला। मुगल चित्रकला के विषय में सत्य क्या है? दृश्य में युद्ध का दृश्य, पशु पंछी, प्राकृतिक दृश्य और दरबारी चित्रण था। चित्रकला के मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। वह मुगल शासक जिसने सर्वप्रथम चित्रकारी के लिए कारखाने बनवाए, वो हुमायूं था। इसके बाद दास्ताने अमीर हजा चित्रकार हुआ था अब्दुल समद द्वारा। दास्ताने अमीर हमजा चित्रांकन किया था अब्दुल रसमत के द्वारा। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे अब्दुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिसान दास, अंका जिया, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद गुराज, मनोहर, माधव और गोवर्धन। मुगल चित्रकला की उन्नति किया था जहांगीर के शासनकाल में। मुगल चित्रकला की उन्नति किया था जहांगीर के शासनकाल में। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल विभिन्न शैलियों को दर्शाते हैं चित्रकला का। चित्रकला के स्कूल कौन कौन थी शैलियों के रूप में? पहाड़ी स्कूल था, राजपूत स्कूल था, मुगल स्कूल था, कांगड़ा स्कूल था। यूरोपीय चित्रकारी प्रवेश किया था अकबर के दरबार में। अकबर के दरबार में किशनगढ़ शैली किस कला के लिए प्रसिद्ध था? तो वो चित्रकला के लिए। वह मुगल सम्राट जिसे चरित्र पांडुलिपियों में ध्यान हटाकर चित्रधारी एल्बम में वियुक्त रूप चित्रों में अधिक जोर दिया, वो जहांगीर ने दिया। वह मुगल सम्राट जिसने चर्चित पांडुलिपियों से ध्यान हटाकर चित्राधार एल्बम और विचित्र रूप चित्रों को अधिक जोर दिया, वो थे जहांगीर। वह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने के लिए औरंगजेब दक्ष था, वो था वीणा। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग को तोड़ी कहते हैं। तानसेर के बेंजूर बावरा गायक गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों के लिए स्वामी हरिदास ने परिक्षण प्राप्त किया। स्वामी हरिदास के अनुयायियों की स्थापित किया था 5 संगीत अर्चना केंद्र का। अकबर के शासनकाल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन और हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा कहाँ है? ग्वालियर में है। तानसेन का मूल नाम क्या? तो रामतेनु पांडे है। अकबर के पूर्व तानसेन की संरक्षण देने वाले राजा कौन थे? तो भाटा के राजा रामचंद्र सिंह। अकबर के पूर्व तानसेन का संरक्षण देने वाले राजा कौन थे? भाटा के राजा रामचंद्र सिंह। वह मुगल शासक जिसने लाला कालवंत में हिंदू संगीत की शिक्षा ली थी, वे थे अकबर। संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुआ था? मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पे। अब आ जाओ मुगलकालीन साहित्य। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया था जॉन लॉडेन और विलियम्स रस्किन ने। गुलबदन बेगम पुत्री थी बाबर की। वह महिला जिसके मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे थे, वे कौन था? गुलबदन बेगम था। हुमायूं रामा की रचना किया था गुलबदन बेगम ने। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था, स्थापित किया गया है महम अनगा द्वारा। दिल्ली का पुराना किला के सामने खैरुल मंजनी नामक मस्जिद का निर्माण कराया है महम अंगा ने। हितोपदेश का फारसी अनुवाद किया है ताज उल दिन मुस्तफ़ी अल अलीकी ने। लेखक देखा जाए तो हसन निजामी ताजुल मसीर का है। हसन निजामी कौन है? ताजुल मसीर का है। ख्वादमीर हुमायूं नामा का है। मिर्जा अहमद कजीन आलमगीर नामा का है। भीमसेन नक्शा ए दिलकुशा का है। भीमसेन नस्का ए दिलकुशा का है। अल रतबी तारीख़ यामनी का है। चांद्रभान ब्राह्मण चहान चमन का है। मुश्ताक खा इकबाल नामा जहांगीरी का है। अब्बास खा सनवारी तारीख़ शेरशाही का है। निजामुद्दीन अहमद तबकाते अकबरी का। निजामुद्दीन अहमद तबकाते अकबरी का है। बाबर का तुझके बाबरी है। गुलबदन बेगम का हुमायूं नामा है। निजामुद्दीन अहमद का तबकाते अकबरी तारीख़ निजामी है। ईश्वरदास नागर का फुरसत आलमगीरी का है। सुजनाम राय भंडारी है फुरसत उत तवारीख का है। मोहम्मद अब्दुल जिसका हिंदी साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, वो है अब्दुल रहीम खाने खाना। जिसका हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? अब्दुल रहीम खाने खाना का था। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हामिद लाहौरी कौन थे? शाहजहां के शासनकाल के एक राजकीय इतिहासकार थे। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खां है। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खां है। अनावर ए सुलाहिली
अनवार ए सुलाहिली नामक ग्रंथ का अनुवाद किया था पंचतंत्र का। अब्दुल फजल द्वारा अकबरनामा पूरा किया गया है 7 वर्षों में। आईने अकबरी लिखी गई है अब्दुल फजल के द्वारा। मुगल काल के दरबारी और अदालती भाषा थी फारसी में। मुगलकालीन ग्रंथ मासिफ ए आलमगीरी रचना किया है साकिब मुस्तैद खान ने। नस्तालीक क्या है तो एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रचुर होती थी। कवि हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा के छंद लिखे हैं राजा सवंत सिंह है। महत्वपूर्ण कृति राज रामचंद्रिका रतन बावरी और रसक प्रिया की रचना किसने किया है तो केशव ने किया है। महत्वपूर्ण कृति में रामचंद्रिका रतन बावरी और रसक प्रिया की रचना किसने किया है केशव ने किया है। अब आ जाइए मुगलकालीन विधि में। शाहजहाँ का विलियम हॉकिंस है, अकबर का विलियम फीच है, शाहजहाँ का ट्रेवेनियर है, औरंगजेब का मनुची है। हॉकिंस का 1608 से 1611 में, टॉमस रो का 1615 से 1619 में, मनुची का 1653 से 1908 में, राल्फ फिच का 1583 से 1586 में है। फिर आता है वह विदेशी यात्री जिसने भारत में हीरो और हीरे के खदानों के विस्तृत रूप में चर्चा किया, वो जे बिरशिया ट्रेवेनियर है। मुस्लिम शासकों का सही कालक्रम क्या है? जहांगीर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह अब्दाली, शाह बहादुर शाह द्वितीय। फिर आता है चंदेली का युद्ध। चंदेली का युद्ध 1528 में, दोरहा का युद्ध 1532 में, चौसा का युद्ध 1539 में, कन्नौज का युद्ध 1540 में, चौसा का युद्ध 39 में, कन्नौज का 40 में, सामूगढ़ का युद्ध 1658 में, तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 में, औरंगजेब की मृत्यु 1707 में, पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था, बिलग्राम का युद्ध 1540 में, सरनाल का युद्ध 1572 में, धर्मत का युद्ध 1658 में, जाउल का युद्ध 1707 में, असीलगढ़ का युद्ध 1601 में। 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम है। चंगेज खां, तैमूर, नादिर शाह, आदिल अहमद शाह अब्दाली है। दारा सिकों को दफनाया गया था दिल्ली में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली के कत्लेआम हुआ था 1739 में। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में जाने जाते हैं हिमू के नाम से। भारतीय गौरव यंश के अंतिम सूर्य प्रस्तुत किया था पृथ्वीराज ने। अंतिम सूर्य क्या था? पृथ्वीराज ने। मध्यकालीन में देखे तो ताम्र की मुद्रा थी। देसाई राजस्व अधिकारी था। दीवान प्रांतीय राजस्व का प्रमुख था। जरीब भूमि माप की प्रणाली थी। जबीर क्या था? भूमि माप की प्रणाली थी। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में अकबर ने महाराणा प्रताप के विरुद्ध। बिलग्राम का युद्ध हुमायूं का शेर शाह के विरुद्ध हुआ था। खुसरो का युद्ध जहांगीर के समय हुआ था। खानवा का युद्ध बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध किया था। चौसा का युद्ध हुमायूं में हुआ था। बल्ख का युद्ध शाहजहां के समय हुआ था। 1576 में अकबर का राजारोहण हुआ। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार पत्र प्रदान किया था। 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पे कब्जा हुआ था। नादिर शाह का दिल्ली पे कब्जा 1739 में हुआ था। अत अली खां के नाम है तानसेन का। अता अली खां नाम है तानसेन का। बाबुल मक्का द्वार कहा जाता है सूरत को। मुगलों के नवरोज का त्यौहार किया था पारसियों से। मुगलों ने नवरोज का त्यौहार किया था पारसियों से। इसके बाद इक्ता दिल्ली के सुल्तान थे। जहांगीर मुगल थे। अमरम विजयनगर से है। मोकासा मराठों से है। सही कालक्रम देखा जाए तो पद्मनी, दुर्गावती, ताराबाई, अहल्याबाई। पद्मनी आई, फिर दुर्गावती आई, फिर ताराबाई आई, फिर अहल्याबाई आई। सही कालक्रम देखा जाए शेख मुबारक की मृत्यु, फैजी की मृत्यु, अब्दुल हसन की हत्या, दिनयान की मृत्यु। भारतीय संस्कृति के इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? बुलंद दरवाजा का निर्माण लाल बलुआ पत्थर के प्रयोग से किया गया, जिसे सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। सलीम चिश्ती के मकबरे को सफ़ेद संगमरमर का प्रयोग हुआ। लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा और रूमी दरवाजा का निर्माण क्रमशः ईंट, चूने, पत्थर, प्लास्टर और प्लास्टर ढलाई के साथ लखोटी ईंट का प्रयोग से हुआ है। सही कालक्रम देखा जाए तो अटाला मस्जिद जौनपुर में है। शेरशाह सूरी का मकबरा है सासाराम में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। रबिया दुरौली का मकबरा औरंगाबाद में है। मुगलों के जिस मदरसे में मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में
विशेषता हासिल की वह स्थिति है लखनऊ की। मुगल काल के मौलवी था, व्यापारिक जहाज़ों में बैठने वाला एक कर्मचारी था। मध्ययुगीन भारत में सरस शब्द का अर्थ का एक स्थान जिसका उद्देश्य भारतीय और विदेशी यात्रियों, तीर्थयात्रियों, व्यापारियों आदि का अर्थव्यवस्था आवास प्रदान करना है। भारतीय इतिहास में मध्यकाल के बंजारे सामान्यतः व्यापारी थे। अब आता है सिख संप्रदाय। गुरु नानक का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ था गुरु अंगद लहना को। गुरुमुखी लिपि के वर्णाक्रम का सृजन किया था गुरु अंगद के द्वारा। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। वह सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी वो रामदास था। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी वो गुरु अर्जुन देव थे। गुरु अर्जुन देव थे। आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। वह सिख गुरु जिसको तत्कालिक शासकों द्वारा मृत्युदंड दिया गया था वो गुरु अर्जुन देव और गुरु तेज बहादुर थे। वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार था गुरु तेज बहादुर थे। हेमकुंड, ताराकुंड और ब्रह्मकुंड वह स्थान जिस पर प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है तो हेमकुंड। वह सिख गुरुद्वारा स्थित वह कौन सा है तो हेमकुंड है। वह सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ था तो गुरु गोविंद सिंह का। वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। नांदेड़ गुरुद्वारा को पवित्र क्यों मानते हैं? गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह को महानता नहीं थी कि इसमें सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया। सिखों का सैनिक व्यवस्था का गठन किसने किया? गुरु गोविंद सिंह ने किया था। वह सिख गुरु जिसने 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की वे गुरु गोविंद सिंह थे। सिखों का अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी थे। बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? लक्षण देव या लक्ष्मण देव। सिख संप्रदाय का अंतिम शासक कौन था? दिलीप सिंह थे। अब आ जाइए मराठा स्वराज्य और संघ। मराठाओं के उत्कर्ष का कारण था धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनीतिक जागृति, उच्च नेतृत्व की शक्ति। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सालेर के युद्ध में 1672 में। शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 से 1630 ईस्वी में। वह सेनानायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी के दबाने के लिए भेजा गया था अफजल खां को। शिवाजी के मुगलों की कैद से भगाने के समय जिस नगर में कैद किया था वो कौन था? वो आगरा का था। शिवाजी की राजधानी थी रायगढ़ में थी। शिवाजी के छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम था रामदास। शिवाजी के गुरु का नाम क्या था? वो रामदास था। शिवाजी से संबंधित घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? चाकन के किले पर विजय, मुगलों के मतभेद का प्रारंभ, अफजल खां का प्रकरण, सूरत पे आक्रमण और लूटना। अष्टप्रधान का गठन किया था शिवाजी ने। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? शिवाजी ने किया था। शिवाजी के अष्टप्रधान में सम्मिलित अधिकारी कौन है? पेशवा, अमात्य या मजूमदार, वाक्य मिसिर, गुरु विसीर, सचिव, सुमंत दबीर, सेनापति, सर नौबत, पंडित राव, न्यायाधीश। अष्टप्रधान नाम के मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन का। अष्टप्रधान के नाम से मंत्रिपरिषद किसकी थी? मराठा प्रशासन की थी। शिवाजी के समय सरनोबात का पद समृद्ध था सैन्य प्रशासन से। शिवाजी के समय सरनोबात का पद समृद्ध किससे था? सैन्य प्रशासन से था। शिवाजी के अष्टप्रधान जो सदस्य विदेशी मामलों को देखरेख करते थे वह थे सुमंत। छत्रपति शिवाजी के राज्य में प्रचलित रजत मुद्रा थी रुपया, लारी और टका। संभाजी के बाद मराठा शासन के सरल और कारगर बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवाओं के शासन का सही क्रम क्या है? बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव प्रथम, बालाजी बाजीराव, माधवराव, नारायण राव, रघुपत राव। निम्नलिखित कालानुसार व्यवस्थित कीजिए तो सबसे पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव प्रथम, फिर माधव नारायण, फिर आता है नारायण राव। पेशवाओं का सही आरोही क्रम में पहले बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, बालाजी बाजीराव, फिर नारायण राव, फिर रघुपत राव, रघोबा। सही क्रम क्या है तो संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय और छत्रपति साहू जी है। मराठा साम्राज्य में पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बना था 1750 ईस्वी में। साहू का उत्तराधिकारी निर्भर करता है पेशवाओं की इच्छा पर। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद सबसे शक्तिशाली दशेज शांति के रूप में उभरे थे मराठे। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व हाथों में था ताराबाई के। सरजामी प्रथा संबंधित थे मराठा भू राजस्व प्रथा से। वह मराठा पेशवा जिसके समय मराठा राजा नाजीच हो गया और पेशवा वास्तविक शासक बना हुए थे बालाजी बाजीराव। सुरक्षा के लिए मराठाओं के राजस्व के दावों को जाना जाता है चौथ नाम से। एक इतिहासकार पानीपत की लड़ाई, तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा या कहा था काशीराज पंडित ने। अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तत्कालिक कारण क्या था? वह मराठाओं द्वारा लाहौर में अपने वायसराय तैमूर शाह
के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठाओं को हराया था अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था 14 जनवरी 1761 को मराठा अहमद शाह अब्दाली के बीच में। वह रेहुला सरदार जो अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था नजीब खान था। मोडी लिपि का प्रयोग किया गया था मराठों के विलोखे में। मोडी लिपि का प्रयोग कहाँ किए थे? मराठों के विलोखे में। अब आता है मुगल साम्राज्य का विघटन। मुगल काल का राजा बनने वाले थे हुसैन अली और अब्दुल्ला। औरंगजेब ने 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के कारण बाद सत्ता संभाली थी बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट जहांदार शाह के शासन के समय पूर्व का अंत का कारण क्या था? एक युद्ध में अपने भतीजे द्वारा पराजित हुआ था। वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की थी वो फर्रुखशियर था। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह था। मोहम्मद शाह था। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था 1739 में। वह शासक जिसके शासन में हिजड़ों और महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था वे थे मोहम्मद शाह 1719 से 48 में। वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से जाना जाता है मोहम्मद शाह। मुगल शासकों का क्रम है बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार, फर्रुखशियर, मोहम्मद शाह, फिर अहमद शाह, आलमगीर द्वितीय। वह मुगल बादशाह जिसे वजीर गयासुद्दीन ने दिल्ली के दाखिल नहीं होने दिया था वह शाह आलम द्वितीय था। अंतिम मुगल सम्राट बादशाह जिसका पिता का नाम अकबर शाह द्वितीय था। बहादुर शाह जफर के बारे में सत्य कथन क्या है? वह बिना साम्राज्य का सम्राट था। इब्राहिम जोक और असद उस्ताद खां गालिब ने उसकी कविता के शिक्षक थे। हसन अस्कनी के आध्यात्मिक निर्देशक थे और ईस्ट कंपनी की ओर से प्रतिमाह 1 लाख रुपए पेंशन के रूप में वह प्राप्त करता था। अवध का प्रथम नवाब कौन था? सदाअत खान था। बुरहान उल मुल्क सदाअत खान के संदर्भ में सही कथन क्या है? अवध के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक सदाअत खान था जिसने सैयद बंधुओं के विरुद्ध षड्यंत्र में भाग लिया था। हैदराबाद का स्वतंत्र राज्य का संस्थापक चिनकिस्तिया खां था। विजयनगर साम्राज्य में मैसूर राज्य का उदय हुआ था। दिल्ली में स्थित खगोलीय वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते बनवाई थी जयसिंह द्वितीय ने। महाराजा जयसिंह द्वितीय वेधशाला बनाया था दिल्ली के जयपुर, उज्जैन, बनारस और मथुरा में। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों के संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक थे जयपुर के जवाई जयसिंह। इस तरह करके हम लोग का मध्यकालीन भारत खत्म होता है। हम लोग जल्दी प्राचीन भारत में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और आगे के वीडियो के लिए आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट को जरूर जुड़ जाइएगा। धन्यवाद।